गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना लेक्चर। आज हमें प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का चैप्टर 5 जो लास्ट चैप्टर है इसका मिसलेनियस वो स्टार्ट करना है। और इसके बाद हमें इसके रूल्स भी पढ़ना है क्योंकि वो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अभी जो ये एक्ट है वो हम स्पेसिफिकली फॉर एमपीडीएलओ एग्जाम, एमपीएडीपीओ एग्जाम ये पर्पज से पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो एक्ट है हमारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 ये और भी अदर एग्जाम्स में भी यूजफुल है क्योंकि यूपीएसआई में भी महिलाओं से रिलेटेड जो एक्ट पूछ जाते हैं उनमें ये पूछा जाता है। और अदर स्टेट एपीओ एग्जाम्स जो होते हैं या जुडिशरी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये जो है सब्जेक्ट आता है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग भी जो है इसका चैप्टर 5 मिसलेनियस निकाल लेंगे। सेक्शन 30 से जो स्टार्ट होता है सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 37 तक, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है और टोटल सेक्शन इसमें जो है 37 है। तो ये जो चैप्टर है लास्ट वाला ये 30 से लेके 37 तक है। फटाफट से देखेंगे इसमें क्या है। इस पूरे चैप्टर में आपको जो पढ़ने लायक बात है वो ये है कि आपको सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे इस सेक्शन से। तो आपको सेक्शन की हेडिंग याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 30 बात कर रही है प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू बी पब्लिक सर्वेंट। संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्य लोक सेवक होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो कौन माने गए हैं। तो यहाँ पर जो हमने शुरू में एक्ट पढ़ा कि इस एक्ट के अंतर्गत ऑथोरिटीज कौन कौन है, प्रोटेक्शन ऑफिसर है, सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो बस वही बता दिया इन्होंने कि जितने भी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स की जो भी मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 30। पढ़ते हैं अंदर क्या लिखा हुआ है। द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this act or any rules or orders made under any orders made under thereunder shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of IPC। एक सेकंड, हेलो, एक मिनट होल्ड करना। हिंदी में भी देखेंगे। सेक्शन 30 संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्य लोक सेवक होंगे। तो संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता जब वे अधिनियम या तदवीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हो या कार्य करते हुए तात्पर्य हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्वयन अंतर्गत लोक सेवक समझ जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखना है कि सेक्शन 30 में बताया है कि लोक सेवक कौन होगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर और मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, वो भी कहाँ, आईपीसी की सेक्शन 21 के अंतर्गत। ठीक है, और ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, बस हेडिंग याद रखनी है। ठीक है, हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आगे नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 31
सेक्शन 31 बात करती है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रिस्पोंडेंट, प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति। तो हमने देखा है प्रोटेक्शन ऑर्डर जब पारित होगा तो उसमें बहुत सारे चीजें बताई गई हैं जो प्रत्यर्थी को करनी होती है ना। तो अगर वो प्रोटेक्शन ऑर्डर के किसी भी आदेश का उल्लंघन करता है, ब्रीच करता है, तो उसको पेनल्टी होगी। कितनी होगी? अ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर or of an interim protection order by the respondent shall be an offence under this act and shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or which may with fine which may extend to 20,000 rupees or with both। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर और इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर है ना, अंतरिम संरक्षण आदेश। तो अंतरिम आदेश भी हमने देखे कि अंतरिम आदेश भी निकाले जा सकते हैं। जो संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का यदि भंग किया जाता है तो ये इस सेक्शन के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। और चूंकि अपराध माना जाएगा इसलिए इसके लिए दंड है कितना? 1 वर्ष का कारावास हो सकता है या 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या फाइन हो सकता है। तो ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो ओनली इम्प्रिजनमेंट दे दे 1 साल का, वो चाहे तो सिर्फ जुर्माना अधिरोपित कर दे, चाहे तो दोनों दे दे। ठीक है, 1 year 20,000 रुपीज फाइन एंड बोथ का किस चीज के लिए? पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन। सबसेक्शन 2 में लिखा है द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 shall as far as practicable to tried by the magistrate who has passed the order, the breach of which has been alleged to have been caused by the accused। तो अब ये बता रहे हैं कि जो धारा 1 है उसके अधीन जो अपराध की बात कर रहे हैं कि ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन है तो ये अपराध है। अब इसका जो विचारण है वो कौन करेगा? तो वो वही मजिस्ट्रेट करेगा जिसने प्रोटेक्शन ऑर्डर निकाला था, है ना। वही मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा जिसने वह संरक्षण आदेश जिसका भंग अभियुक्त द्वारा किया जाना अभी कहते थे पारित किया। तो जिसने प्रोटेक्शन ऑर्डर निकाला था फिर ब्रीच किया तो वही मजिस्ट्रेट अब इस अपराध को सुनेगा कि आपने प्रोटेक्शन ऑर्डर ब्रीच किया तो आपको कितनी पनिशमेंट देनी है, ट्रायल करेगा उसी का। सबसेक्शन 3 है इसकी while framing charges under subsection 1 the magistrate may also frame charges under section 498A of the IPC or any other provision of that code of the Dowry Prohibition Act 1961 as the case may be if the fact discloses the commission of an offense under those provisions। क्या लिखा हुआ है एक बार हिंदी में भी रीड करेंगे। उपधारा 1 के अधीन आरोप निश्चित करते समय मजिस्ट्रेट भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 का या उस संहिता के या यथा स्थिति दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के किसी भी उपबंध के अधीन भी आरोप विरोचित होगा, गलत टाइप हो गया, विरचित कर सकेगा यदि तथ्यों से उन संबंधों के अधीन, उन उपबंधों के अधीन किसी अपराध का कार्य होना प्रकट होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो पेनल्टी बताई जा रही है कि ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर है तो ये एक अपराध है और इसके लिए कितनी पेनल्टी है? 1 ईयर और 2,000 रुपीज। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मजिस्ट्रेट है ना वो आईपीसी की सेक्शन 498A के अंतर्गत भी ये मैटर्स पढ़ने को आते हैं कि हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव द्वारा महिला के साथ क्रूअल्टी की गई। और यहाँ पे भी हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ही पढ़ रहे हैं कि महिला के साथ क्रूअल्टी हो रही है। तो अगर 498A का भी मामला है, आईपीसी के तहत आ रहा है, तो उसके चार्ज भी इसके साथ साथ लगाए जा सकते हैं। या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत की कोई मैटर है, अगर वो भी मैटर जुड़ा हुआ है तो साथ में वो धाराएं भी जुड़ जाएंगी। मीन्स इस एक्ट के अंतर्गत तो ये रिलीफ मिल ही रहा है, साथ ही साथ आईपीसी के अंतर्गत 498A और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अधीन भी अगर आरोप है तो उनको भी क्या कर सकते हैं? विरचित किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट जो है चार्ज फ्रेम कर सकता है, साथ में आईपीसी की भी धारा लगा देगा, साथ में डाउरी प्रोहिबिशन की भी लगा देगा। ठीक है, ये चीज इसमें कही गई है। अब है नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 32। सेक्शन 32 बात करती है कॉग्निजेंस एंड प्रूफ, प्रसंज्ञान और सबूत। So, notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, the offence under subsection 1 of section 31 shall be cognizable and non-bailable। Means जो हमने अभी जस्ट ऊपर वाली सेक्शन पढ़ी 31 यानी कि ब्रीच ऑफ
प्रोटेक्शन ऑर्डर एक अपराध है, तो वो अपराध कैसा है 31 का? तो 31 का जो अपराध है वो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है। कैसा है? संज्ञेय और जमानतीय, मतलब जमानत भी हो सकती है और संज्ञेय है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं श्वेता? चैट बॉक्स में बता दो अगर ऑफिस में हो तो। उत्तरा आप भी आंसर कीजिए। व्हाट आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस? संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं व्हाट आर कॉग्निजेबल ऑफेंस और सीआरपीसी के कौन से क्लॉज में डिफाइंड है कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यस गुड। कहां पर है और कौन सी क्लॉज में है कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड? यस, कैसे लिख रही है? सी एम, एक कोई क्लॉज बताओ। दोनों का बता दिया, कॉग्निजेबल एंड नॉन नॉन कॉग्निजेबल, या नॉन बेलेबल का बता रही हो? चलो ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस ऐसा अपराध जिसमें बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस जिसमें बिना पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, तो ये संज्ञेय है और नॉन बेलेबल है, जमानत हो जाएगी इसमें। ठीक है ना। इंग्लिश में नॉन बेलेबल लिखा है, हिंदी में सॉरी गैर जमानती है। सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। गैर जमानती है मीन्स इसमें जमानत नहीं होगी। नॉन बेलेबल ये अजमानती अपराध है, इनमें जमानत नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। सेक्शन 32 कॉग्निजेंस एंड प्रूफ, प्रसंज्ञान और सबूत। तो इसमें लिखा हुआ है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 of section 31 shall be cognizable and नॉन बेलेबल। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट की बात के होते हुए भी धारा 31 धारा 1 के अधीन अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होगा। यानी कि जो ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो 31 का अपराध है वो कैसा है, वो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है। ठीक है। नॉन बेलेबल मीन अजमानती जिसमें वारंट की जरूरत पड़ेगी। सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, नॉन अवेलेबल मीन्स जिसमें बेल नहीं होगी। ठीक है। और कॉग्निजेबल मीन्स जिसमें बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं। मीन्स ये बड़े नेचर के अपराध है, क्योंकि जहां जो कॉग्निजेबल वाले अपराध होते हैं मीन्स उसमें वारंट की आवश्यकता ही नहीं होती, इसमें संगीन है कि बिना वारंट के भी जो है पुलिस अधिकारी आपको अरेस्ट कर सकती है और बेल भी नहीं मिलेगी। तो ये ऐसे अपराध हैं। अब है आगे, अपॉन द सोल टेस्टिमोनी ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन। सबसेक्शन 2 में क्या है? अपॉन द सोल टेस्टिमोनी ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन the court may conclude that an offense under subsection 1 of section 31 has been committed by the accused। व्यथित व्यक्ति के अकेले परिसाक्ष्य पर ही न्यायालय यह निश्चित कर सकेगा कि धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन अपराध अभियुक्त द्वारा कार्य किया गया है। मीन्स यहाँ पर किसी अदर एविडेंस की कोई जरूरत नहीं है। अगर व्यथित व्यक्ति जो है, यदि अगर व्यथित व्यक्ति जो है, व्यथित व्यक्ति सिर्फ इतना बोल देगा कि सर जो प्रोटेक्शन ऑर्डर में आपने आदेश दिया था कि ये मेरे रेसिडेंस में जिस पोर्शन में मैं रहती हूँ वहां पर ये नहीं आएगा, लेकिन ये जो है जब मन करता है तब चले आते हैं, मुझे जो है मेरे साथ अभी भी घरेलू हिंसा की जा रही है। तो सिर्फ अगर जो विक्टिम पक्ष है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, वो ही अगर ऐसे साक्ष्य एविडेंस देगा तो अकेले उसके एविडेंस पर ही न्यायालय सेक्शन 31 के अपराध को निश्चित कर सकेगा, किसी और अदर एविडेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 33 पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वहन न किए जाने के लिए शास्ति, है ना। अब बात कर रहे हैं कि जो अब प्रोटेक्शन ऑफिसर आ गया, अभी प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच हो रहा था, अब प्रोटेक्शन ऑफिसर अपने साइड से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो उन पे भी पेनल्टी लगेगी भाई। ठीक है। तो इफ एनी प्रोटेक्शन ऑफिसर फेल्स or refuses to discharge his duties as directed by the magistrate in the protection order,
Without any sufficient cause, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or 20,000 rupees or with both. तो पनिशमेंट तो सेम ही है जैसा प्रोटेक्शन ऑर्डर के ब्रीच के लिए है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करेगा तो उसके लिए भी कितनी है, 1 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा, 20,000 रुपए तक का जुर्माना होगा, या दोनों हो सकता है। ठीक है, कोई भी संरक्षण अधिकारी बिना किसी पर्याप्त कारण के, है ना, यहाँ पर क्या, बिना किसी पर्याप्त कारण के अगर मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट उसकी कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है या इनकार करता है तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या 20,000 रुपए तक के जुर्माने के लिए, या दोनों से। और है यहाँ पर और है, इंग्लिश में एंड है, 1 ईयर और है, हिंदी में यहाँ पे या कर लीजिए, है ना, या जुर्माने से जो 20,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके सेक्शन 33। अब इसका भी बताएंगे नेक्स्ट सेक्शन में कि ये वाला अपराध कैसा है। सेक्शन 34, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो हमने क्या देख लिया, सेक्शन 31 में ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर वो कॉग्निजेबल है और नॉन वेलेबल है 32 में। 33 में हो गया आप क्या, प्रोटेक्शन ऑफिसर ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर रहा है तो पनिशमेंट सेम है। तो अब इसका जो अपराध है प्रोटेक्शन ऑफिसर का ड्यूटी ना करने का, ये कैसा है, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, no prosecution or other legal proceeding shall lie against the protection officer unless a complaint is filed with the previous sanction of the state government or an officer authorized by it in this behalf. Cognizance of offense committed by protection officer, जो संरक्षण अधिकारी ने जो अपराध कारित किया है उसका संज्ञान कैसे लिया जाएगा, तो इन्होंने कहा है भाई इसका एक प्रॉपर तरीका है क्योंकि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ऑथोरिटी है। तो ऐसे ही नहीं कि कोई भी बोल देगा कि सर इन्हें अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं की तो उनको गिरफ्तार करवा लिया जाएगा, है बेल नहीं देंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर को, ऐसा नहीं होगा भाई, उसका एक प्रोसीजर होगा क्योंकि वो ऑथोरिटी है। तो प्रोसीजर क्या है कि पहले प्रॉपर तरीके से कंप्लेंट फिल्ड होना चाहिए, वो भी स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस कंसेंट से, ठीक है, और एन ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय इट इन दिस बिहाफ। तो या तो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा, उनकी प्रीवियस सेंक्शन से जब कंप्लेंट फिल्ड होगी, कंप्लेंट फाइल की जाएगी प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट कि सर इन्होंने अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं की, तब जाके इस मैटर का संज्ञान लिया जाएगा, तब मजिस्ट्रेट जो है प्रोसिक्यूशन करेंगे। ठीक है, संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई भी अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं होगी जब तक कि राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व मंजूरी, अधिकारी की पूर्व मंजूरी सहित कोई परिवार फाइल ना किया जाए। तो इसको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर यदि अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करता अंडर सेक्शन 33 तो उसका कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, तो अपॉन कंप्लेंट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और ऑथराइज्ड ऑफिसर, राज्य सरकार और उसके द्वारा विहित किसी अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर की प्रीवियस पूर्व मंजूरी सहित परिवार पर ही कॉग्निजेंस लिया जाएगा। ठीक है, अब है सेक्शन 35। तो सेक्शन 35 को हमने ऑलरेडी कोरिलेट किया था सेक्शन 10 से, तो यहाँ पे भी कर लेंगे, है ना। सेक्शन 10 में भी प्रोटेक्शन मिला है और सेक्शन 35 में भी प्रोटेक्शन मिला है। तो यहाँ पर किसको मिला है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रहा है, देखिए प्रोटेक्शन ऑफिसर को। नो सूट, किसका माइक खुला है, उत्तरा जी म्यूट कीजिए। Protection of action taken in good faith. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the protection officer for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done under this act or any rule or of order made thereunder. संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसे किसी भी बात से जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम या दिए गए किसी आदेश के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई है या की जानी आशायत है, कार्य किसी भी क्षति या संभावित रूप से कार्य किसी भी क्षति के लिए कोई बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो बस आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि सेक्शन 35 में किसको प्रोटेक्शन मिला है, प्रोटेक्शन ऑफिसर को, संरक्षण अधिकारी को। और सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 में किसको मिला था प्रोटेक्शन, सर्विस प्रोवाइडर और उनके मेंबर्स को। तो ये यहीं पर जिस तरीके से मैंने लिख कर रखा है, यहीं पर आप लोग भी प्लस बना के लिख लीजिए कि
सर्विस प्रोवाइडर को संरक्षण कहाँ मिला है उनके एक्शंस के अगेंस्ट, सेक्शन 10 सेक्शन 3 में, और प्रोटेक्शन ऑफिसर को मिल रहा है सेक्शन 35 में। संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता या उनके मेंबर्स को सेक्शन 10C में संरक्षण प्रदान, ठीक है ना। सद्भाव पूर्वक में यदि वो इस एक्ट के तहत कोई कार्य करते हैं, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो ये नहीं उठा के उनके ऊपर जो है कोई भी केस लगा देंगे, है ना। सेक्शन 31। नेक्स्ट है सेक्शन 36, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। अधिनियम से किसी भी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं होगा। क्या कहा गया है? द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इस अधिनियम के जितने भी उपबंध हैं, जितने भी सेक्शंस अभी तक हमने पढ़ी हैं, वो तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त हैं और ना कि उनसे उनका अल्पीकरण करते हैं। मीन्स अगर अदर लॉज बने हैं, जैसे 498A का भी अगर मैटर चल रहा है कहीं पर, तो इस एक्ट के तहत की धाराएं भी उसमें जुड़ सकती है। ये एडिशनल प्रोविजंस है ना। ये नहीं कि अगर इस एक्ट में बता दिया कि ये इस एक्ट का अपराध है तो दूसरे एक्ट की फिर धाराएं नहीं लग पाएंगी, दूसरे एक्ट में रिलीफ नहीं ले सकता व्यक्ति। वो तो हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर यहाँ पे उसको रिलीफ मिल रहे हैं तो अदर एक्ट के रिलीफ भी वो ले सकता है। यानी कि ये जो एक्ट है, इसकी जो प्रोविजंस है, ये एडिशनल प्रोविजंस है, एडिशनल रिलीफ आपको मिल सकती है। ठीक, ये सेक्शन 36 में कहा गया है। आगे देखते हैं, लास्ट सेक्शन है सेक्शन 37, जिसको हमें पूरा नहीं पढ़ना है। सेक्शन 37 में सिर्फ हमें हेडिंग पढ़ना है, ठीक है। एक सेकंड, ये देखिए सेक्शन 37, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो भाई इस एक्ट के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन करने के लिए नियम बना सकती है। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉलोइंग पावर, सच रूल्स मे प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो इतने पर्टिकुलर्स दिए हैं, इनको बस आपको एक बार रीड कर लेना है। बाकी अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ सेक्शन याद रखनी है कि इस एक्ट के अंतर्गत जो ये घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है, इसमें नियम बनाने की शक्ति किसको है? केंद्रीय सरकार को, ठीक है। तो ये कितने क्लॉजेस दिए हैं इसमें? ए से लेकर के, ये देखिए ABCDHIJ KLMM, ठीक है। ए से लेके एम तक के भी पॉइंट्स है, एक एक बार बस पढ़ लेना कि क्या क्या बातों के बारे में नियम बना सकती है। और लास्ट में बस वही रहता है कि नियम बनाने के बाद हाउस के सामने रखना है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का तो पार्लियामेंट में रखेंगे ना। एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, है ना, व्हाइल इट इज इन सेशन। ये सब में सेम रहता है। तो अब हर एक्ट में बार बार उसको मतलब रिपीट पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस वाले जो ये सेक्शन है ना, रूल मेकिंग पावर, सिर्फ अगर आपके क्वेश्चन बनेगा माइनर एक्ट में से, चाहे डीपीओ के लिए आप पढ़ रहे हैं, डीएलएओ के लिए पढ़ रहे हैं, या किसी भी अदर स्टेट एपीओ एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हो माइनर एक्ट से, तो ये वाली सेक्शन से आपसे सिर्फ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि वो किसी भी एक्ट का पूछ लेंगे कि इस एक्ट में नियम बनाने की शक्ति कौन सी सेक्शन में दी गई है और किसको पावर है नियम बनाने का। तो किसको, तो हर एक्ट का बस आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, और किस सेक्शन में नियम बनाने की शक्ति दी गई है। बस इतने 3 क्वेश्चन आपको जो है नियम बनाने की शक्ति वाली सेक्शन से याद रखना है, ठीक है। तो बस आप याद रखिएगा कि सेक्शन 37 में जो है नियम बनाने की शक्ति है और किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये इस एक्ट की जो चैप्टर्स हैं वो तो खत्म हो गए हैं। 5 चैप्टर्स थे, 37 सेक्शंस थी जो हमने कंप्लीट करनी है। अब हमें पढ़ना है इनके रूल्स, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 2 क्लास और लगेंगी, 2 क्लास में 17 रूल्स है, हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो अगर पूछना हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है? ओके, ओके, वेलकम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।